इलेक्शन एनालिसिस 2022 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो कमल है वो खिला, तो वहीं आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है वो बढ़ चढ़कर बोला था पंजाब में। तो आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा बाकी के जो बचे हैं 3 राज्य, यानी कि उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर। तो चलिए शुरू कर दे इस वीडियो को। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखी है जिसे मैंने उत्तर प्रदेश और पंजाब का एनालिसिस किया है, तो जल्दी से जाकर देखिए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड की कि आखिर उत्तराखंड में बीजेपी क्यों जीती। पहली बात तो देखिए, बीजेपी का उत्तराखंड में जीतना एक अपने आप में एक इतिहास बन गया। इतिहास इसलिए बना है क्योंकि अगर मैं उत्तराखंड की जनता की बात करूं तो वो हर 5 साल में सरकार चेंज करती है। 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, ऐसे ही हर साल चलता है। परंतु इस बार उन लोगों ने कुछ अलग किया। बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, वो उत्तराखंड में आ गई है। और पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं, वो भले ही अपने खटीमा सीट से हार गए, लेकिन उनकी वजह से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी जीती है। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो देखिए एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं कि क्यों बीजेपी जो है उत्तराखंड जीती, परंतु इन दोनों के साथ साथ हम लोगों को पुष्कर सिंह धामी को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कार्य किया, वो जो पार्टी का वो जो इमेज जो डैमेज हुआ था उसको वापस से रीबिल्ड किया, लोगों के दिलों में वो जो ट्रस्ट है वो वापस से लाया, ये पुष्कर सिंह धामी ने बहुत अच्छा किया। क्योंकि देखिए, 5 साल 3 सीएम, पहले थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद आए तीरथ सिंह रावत और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी। त्रिवेंद्र सिंह रावत का जो कार्यकाल रहा वो था 3 साल से थोड़ा सा ऊपर। तो इसके बाद 3 महीने का जो कार्यकाल था तीरथ सिंह रावत का, उसमें जो पार्टी का जो इमेज है उसको काफी नुकसान पहुंचा था उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट से। और देखिए, जब एक मुख्यमंत्री एक स्टेट का बहुत ही कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देता है, तो देखिए वो अपनी पार्टी का भी इमेज खराब करता है, खुद का इमेज तो खराब होता ही है, और स्टेट के जो लोग हैं वो लोग काफी नाराज होते हैं। और नाराजगी साफ साफ झलक रही थी लोगों के मन में। तो इसके बाद जब बीजेपी ने वापस से मुख्यमंत्री चेंज करके पुष्कर सिंह धामी को लाया, और पुष्कर सिंह धामी देखिए कोई बहुत बड़े चेहरे नहीं है उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में, तो उनको जब लाया गया तो देखिए बात हो रहा था कि यार 5 साल 3 सीएम को चेंज किया, क्या ही तो जीतेगी बीजेपी, कांग्रेस पक्का ही आनी है। और एग्जिट पोल्स में भी कुछ जगहों पे दिखा रहा था कि यार बहुत टफ फाइट होगा, उत्तराखंड में कांग्रेस आ जाएगी। परंतु बीजेपी की जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत के साथ उत्तराखंड में वापस आई, और इसमें पुष्कर सिंह धामी का जो रोल रहा वो कुछ इस प्रकार रहा। इन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में वैक्सीनेशन ड्राइव जो है वो कैरी आउट कराया, एकदम स्मूथली रिमोट एरियाज तक वैक्सीनेशन पहुंचा, ये सबसे पहला और बड़ा बात था। इसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो ग्राउंड लेवल पे अच्छे से इम्प्लीमेंट होना, लोगों को जो बेनिफिट्स मिलना उस स्कीम के, ये सबसे बढ़िया कार्य रहा पुष्कर सिंह धामी के टीनियर में। तो दूसरी तरफ एक वीक ऑपोजिशन जो है वो बीजेपी के फेवर में वर्क किया। अगर मैं ऑपोजिशन में था कौन, वो था कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए, कांग्रेस जो है उनके लीडर कौन था, वो थे हरीश सिंह रावत उत्तराखंड में। अगर मैं हरीश सिंह रावत की बात करूं तो देखिए उनके अगेंस्ट ही लोग चल रहे थे पार्टी में बातचीत चल रही थी कि यार इनको अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, इनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ये देखिए, अगर आपकी पार्टी में ऐसे ऐसे बातें चल रही अगेंस्ट अ लीडर, वो लीडर जो आपको उत्तराखंड में लीड कर रहा है, तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का हालचाल रहा है कांग्रेस का उत्तराखंड में। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया, मतलब क्या कहिएगा आप। हरीश सिंह रावत का बात करूं तो वो रामगढ़ से कैंपेनिंग कर रहे थे, बहुत टाइम तक कैंपेनिंग किए। उनको यही भरोसा था कि पार्टी जो है उनको टिकट देगी रामगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए, परंतु अंत में उनको टिकट मिला कि वो लाल किला से लड़ेंगे। वो लाल किला जहां पे इन्होंने कुछ ज्यादा बहुत कुछ कैंपेनिंग करा नहीं था। तो क्या हुआ कि वहां से कांग्रेस के हरीश सिंह रावत हार गए, और हरीश सिंह रावत चलिए उत्तराखंड में हारे तो हारे, पार्टी को भी डुबा डाले वो तो चलिए, पंजाब में इन्हीं को संभालना था पूरा इलेक्शंस, तो वहां पर भी जो है इन्होंने डुबा डाला।
तो बात ये रहा है हरी सिंह रावत का कि आदमी एक नाव दो, सवार कर रहे थे दो नाव पे और दोनों नाव को डुबा दिए। तो हरी सिंह रावत का हालचाल कुछ ये रहा। और एक और चीज जो बीजेपी के फेवर में वर्क करी वो है देवस्थानम बोर्ड एक्ट। ये सबसे बड़ा चीज है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट के तहत जो 4 धाम है और साथ ही साथ और 49 और जो टेम्पल्स है वो जो है गवर्नमेंट अपने अंडर ले रही थी, एक ट्रस्ट के अंडर रख रही थी। तो इससे देखिए काफी जो प्रीस्ट वगैरह है वो नाराज दिख रहे थे, प्रोटेस्ट हो रहे थे उत्तराखंड में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मान नहीं रही थी, उनकी जो डिमांड्स है वो सुन नहीं रही थी। फिर एक समय आ गया कि जब बात होने लग गया कि यार ये जो वोटर्स है ये लोग कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, ये लोग जो हैं कहीं कोई और पार्टी को वोट ना दे दें। तो देखिए जब आपका जो कोर वोटर जो है ना वो जब बात आता है कि यार वो दूसरे पार्टी की तरफ डिफ्लेक्ट करने जा रहा है, तो फिर तो देखिए आपको जागना पड़ता ही है और आपको झुकना भी पड़ता है। अब पुष्पा राज तो बन नहीं सकते ना। पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं। सो यहां पर क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने इस लॉ को वापस ले लिया और इसके तहत जो प्रीस्ट जो है वो जो नाराज थे वो वापस से खुश हो गए और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कोई असर नहीं पड़ा इन प्रीस्ट के गुस्से का। तो ये था देखिए उत्तराखंड का एनालिसिस। अब मैं बात करूंगा गोवा की। छोटा सा प्रदेश है गोवा, और अगर मैं गोवा की बात करूं 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 20 मिला। बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 1 अंक कम। देखिए बात यह था कि यार बीजेपी के अगेंस्ट है लोग बहुत नाराज है, काम नहीं हुआ है 5 साल में प्रदेश में, ऐसे ही बहुत सारी चर्चा वगैरह चल रही थी। इसके बाद बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो लोग पहली बार चुनाव लड़ रहे थे मनोहर पर्रिकर के बिना। वो मनोहर पर्रिकर जी जिन्होंने गोवा में काफ़ी कार्य किया है पहले और गोवा के एक बहुत ही फेमस सीएम रहे हुए और हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी रहे और मेरे हिसाब से तो बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब उनके देहांत के बाद जो जिसको सीएम बनाया गया वो थे प्रमोद सावंत। तो प्रमोद सावंत के अंडर जो है बीजेपी को काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। एंटी इनकम्बेंसी भी रहा है, पार्टी के अंदर अंदरूनी लड़ाई भी रही है, लोगों की नाराज़गी भी दिखी है, बहुत कुछ रहा है। लेकिन इन सब के बीच हमको एक चीज़ जो दिखा वो है प्रमोद सावंत एज अ लीडर का उभरना। इनके कुछ बहुत ही ब्रेव कॉल, जैसे कि कुछ सीटिंग एमएलए को जो है वो टिकट ना देना, और जो दूसरे पार्टी से आए हैं जैसे कुछ कांग्रेस से आए, कोई दूसरा पार्टी वगैरह से आए जो लोग हैं उनको टिकट दे के उनसे चुनाव लड़वाना और वो लोग का चुनाव जीतना। ये बताता है कि प्रमोद सावंत एज अ लीडर उभर रहे हैं। और इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी जिस तरीके से कार्य किया ग्राउंड लेवल पर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स के साथ गोवा का जो इलेक्शन है वो जीतने में, वो काबिल तारीफ रहा। इसके बाद जो दूसरा और सबसे बड़ा फैक्टर रहा है कि गोवा में बीजेपी के जीतने का, वो थे नरेंद्र मोदी और अमित शाह। बीजेपी के 2 पिलर्स जिसकी वजह से बीजेपी जीतती है चुनाव। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बहुत कैंपेनिंग किया गोवा में, उन लोगों ने बहुत फोकस किया। अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेनिंग्स की, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने ज़्यादा इलेक्शन रैलीज पे बहुत ध्यान दिया। और दोनों ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो वर्कर्स है ग्राउंड लेवल के, उनका जो मोराल बूस्ट किया। और जब उनका मोराल बूस्ट हुआ तो उन लोगों ने जितने जोर शोर से कैंपेनिंग किया, उन लोगों ने जो जान झोंकी कैंपेनिंग में, वो बीजेपी के लिए वर्क किया और बीजेपी की जो सरकार है वो वापस आई है गोवा में। और ऐसे ही नहीं आई है, नरेंद्र मोदी अमित शाह का बहुत बड़ा रोल रहा है और साथ ही साथ प्रमोद सावंत और देवेंद्र फडणवीस का तो रही है। तीसरी बात जो रही है वो है वीक ऑपोजिशन। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए कांग्रेस का तो हाल तो मतलब बहुत ही खराब था। एक नई पार्टी वहां पे आ रही थी, वो है तृणमूल कांग्रेस, बंगाल की तृणमूल कांग्रेस। तो उनके पास जो लोग हैं वो आए कुछ कांग्रेस के कुछ लोग छोड़ के चले गए थे बीजेपी में भी। तो देखिए बात ये था ना कि कांग्रेस का हाल बहुत खराब था। पहली बात गोवा में सबसे पहला। दूसरा बात, उन लोगों ने बीजेपी के अगेंस्ट जो चल रहा था नैरेटिव, उसके ऊपर वो लोग उस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। वो कहते हैं ना मौके पे चौका लगाना, इन लोगों ने तो मौके पे तो चौका नहीं, मौके पे ये लोग आउट ही हो गए कांग्रेस पार्टी। तो ये बहुत ही खराब रहा
कांग्रेस के लिए कि आपकी जो पार्टी के जो वर्कर्स हैं, आपके पार्टी के जो लोग हैं, वो कांग्रेस छोड़ छोड़ के दूसरे पार्टी में जा रहे हैं और आपकी जो पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो तो एकदम ही खराब रहा हमें, क्योंकि देखिए इनके पास बहुत बढ़िया मौका था वापस आने का और एग्जिट पोल्स भी बहुत दिखा रहे थे कि शायद कांग्रेस आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट हुआ कुछ और। बहुमत के बस एक आंकड़े से बस चूक गई है भारतीय जनता पार्टी पर। देखिए सरकार तो आ ही रही है प्रमोद सावंत की। अब बात करते हैं मणिपुर की। नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा सा राज्य है जिसके बारे में लोग जो है ज्यादातर चर्चा कब करते हैं, चुनाव के समय या फिर कोई ब्लॉकेड वगैरह होता है तब। देखिए सबसे पहले और सबसे बड़ी बात जो रही है बीजेपी के लिए वो थी कि इन लोगों का अकेले चुनाव लड़ना। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना था कि यार बीजेपी अकेले जा रही है तो क्या ये सही डिसीजन है मणिपुर में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस डिसीजन को एकदम सही साबित किया। बीजेपी की जो सरकार है वो वापस से आई है मणिपुर में। और क्यों आई है? क्योंकि उन्होंने काम किया। पहली बात, जैसा कि मैंने जिक्र किया, इन लोगों ने अकेले चुनाव लड़े बिना किसी अलायंस के। इन लोगों ने अलायंस इसलिए नहीं किया क्योंकि पिछली बार जब ये लोग अलायंस किए थे तो काफी दिक्कत से सरकार चली थी, बहुत ही मुश्किल से वो 5 साल गुजरे थे और भारतीय जनता पार्टी जो है थक गई है अलायंस का वो धर्म निभाते निभाते। तो इस बार बीजेपी ने जब डिसाइड किया कि सोलो जाएंगे तो उन्होंने चुनाव भी जीता और बहुत ही अच्छे आंकड़ों से उनकी जो सरकार है वापस आई है मणिपुर में। तो देखिए मणिपुर में इसलिए आई है ना बीजेपी की सरकार, सबसे पहला बात तो रहा है कि जिस तरीके से वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर जो सिस्टम है वो बदला है। बीजेपी ने बहुत ही साफ कहा था कि अगर उनकी सरकार आएगी 2017 में तो वो लोग जो वहाँ का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काफ़ी हद तक सुधार देंगे। वहाँ पे कोई ब्लॉकेड वगैरह नहीं होगा, वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है वो और सुधरेगा, लोगों को ज़्यादा दिक्कतों का ना करना पड़ेगा। और बीजेपी ने ये कार्य किया। वहाँ पे एक भी ब्लॉकेड नहीं हुआ है। हाँ, पर जो ब्लॉकेड वगैरह जो होते थे, वो जो बंद वगैरह होते थे मणिपुर में तो वो सब जो है बंद हो गया। मणिपुर को कनेक्ट करने वाले थे सिर्फ 2 रास्ते, परंतु बीजेपी ने क्या किया कि वहां मणिपुर जो छोटा सा जो राज्य है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो बहुत अच्छा किया है। अब एयरपोर्ट्स भी आ रहे हैं उधर, तो हेलीपैड्स भी हैं, तो रोड्स की तो सूरत ही पूरी बदल डाली है वहां की सरकार ने। और इसके साथ साथ एक और जो फैक्टर जो बीजेपी के फेवर में वर्क किया है वो है इनके सीएम एन बीरेन सिंह, जो मिट्टी से जुड़े हुए बोलते हैं ना, वो है सन ऑफ द सॉइल। क्योंकि पहली बात तो एन बीरेन सिंह रहे हैं एक बीएसएफ के ऑफिसर भी रहे हैं, इसके बाद वो एक एडिटर वगैरह भी रहे हैं, फुटबॉलर भी रहे हुए हैं, और मणिपुर का जो पॉलिटिक्स है मणिपुर के बारे में उनको काफ़ी नॉलेज है। तो लोगों को देखिए, लोगों का जो प्यार है वो ऑटोमेटिकली एन बीरेन सिंह की तरफ गया। और क्यों ना जाए भाई, एन बीरेन सिंह का काम जो है वो बहुत बढ़ चढ़कर बोला है। एक और जो फैक्टर जो बीजेपी के फेवर में वर्क किया वो था प्रधानमंत्री जी का 40 बार अराउंड इस स्टेट में आना। अब देखिए जब प्रधानमंत्री जो है एक जगह पे बार बार जाएंगे, मणिपुर में उन्होंने 40 बार गए, तो एक तो देखिए उनका एक स्पेशल बॉन्डिंग तो बना ही है लोगों के साथ, दूसरा वो लोगों के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए, तीसरी बात लोगों के मन में अपने आप आया कि हाँ यार प्रधानमंत्री जी खुद चाह रहे हैं कि मणिपुर जो है हमारा जो राज्य है वो डेवलप होए, तो हम लोगों को भी वोट देना चाहिए। और जब देखिए प्रधानमंत्री जब नहीं जाते थे वो अपने ऑफिसर्स को भेजते थे, अपने मंत्रालय में लोगों को भेजते थे कि वहाँ का जो सिचुएशन है क्या है, वहाँ पे क्या क्या और कार्य करना है, इन सब पे रिपोर्ट दे प्रधानमंत्री जी को और वो जो कार्य है वो एग्जीक्यूट होए। देखिए एक और फैक्टर जो बीजेपी के फेवर में वर्क किया वो था वीक ऑपोजिशन, जो मैं चौथी बार जिक्र कर चुका हूँ अब तक अपने इस पूरे इलेक्शन एनालिसिस में। तीसरी बार तो इधर ही हो गया और एक बार मैंने पंजाब वाले में। कांग्रेस का जो हाल है वो एकदम ही खराब पड़ा है। अगर कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो पार्टी जो प्रेसिडेंट है वो लोग जो है बीजेपी में ही चल जाते थे, जो स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट रहते हैं। पार्टी प्रेसिडेंट यानी कि वो आदमी जो पार्टी को लीड करेगा। मणिपुर में हाल ही कुछ ऐसा होता था कि जिसको ये लोग बनाते वो भाग जाता बीजेपी में, तो आपका ऑपोजिशन में कोई था नहीं। और जिस तरीके से बीजेपी ने काम करा था वो लोगों को काफ़ी पसंद आया और लोगों ने इसीलिए ही भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोट डाला। तो ये था मेरा 3 राज्यों का
पूरा एनालिसिस और इसी के संग पूरे जो 5 राज्यों का जो एनालिसिस है वो समाप्त होता है। तो अगर मैं पांचों राज्यों के इलेक्शंस का एक कंक्लूजन निकालता तो क्या रहा है? सबसे पहला कंक्लूजन कि वो जो कुंभ मेला का वो जो नैरेटिव फैलाया गया था जब कोविड का सेकेंड वेव आया कि यार कुंभ मेला की वजह से पूरे देश में कोविड फैला है, इंडियन वेरिएंट आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि किस तरीके से मीडिया जो है, वेस्टर्न मीडिया और लेफ्टिस्ट मीडिया ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि नरेंद्र मोदी का जो इमेज है उसको खराब करा जाए, इंडिया का इमेज जो ग्लोबल लेवल पे खराब करा जाए। इन लोगों ने बहुत नैरेटिव फैला था। आपको ये भी याद होगा कि किस तरीके से जलती हुई बॉडीज का इन लोगों ने चित्र तक छापा था, न्यूज़पेपर्स में वीडियोस भी दिखाए थे इन लोगों ने, पर सारा नैरेटिव फ्लॉप हो गया 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के साथ। एक और चीज, फार्मर्स प्रोटेस्ट, वो भी जो है पूरे तरीके से फ्लॉप हुआ, क्योंकि अगर फार्मर्स प्रोटेस्ट का थोड़ा सा भी अगर प्रेजेंस होता तो पहली बार भारतीय जनता पार्टी यूपी का जो वेस्ट साइड है वो हारती, दूसरा पंजाब में जो फार्मर्स की जो यूनियन है उनको कुछ तो सीटें मिलती। वो लोगों का जो हाल है पूरे तरीके से खत्म था पंजाब में। इसके बाद जो नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट इन लोगों ने जितने नैरेटिव फैलाए गए कि यार नरेंद्र मोदी से लोग उब गए हैं, ये पूरे तरीके से गलत है। जो प्यार लोगों के दिल में था नरेंद्र मोदी जी के लिए वो आज भी है। नरेंद्र मोदी जी की वजह से लोग पहले भी वोट डालते थे, आज भी वोट डाल रहे हैं। ये बात बहुत ही साफ हो गई इन इलेक्शन के रिजल्ट के साथ। और एक और बात जो साफ हो गई वो ये है कि कांग्रेस का जो पत्ता है वो धीरे धीरे साफ हो रहा है। 5 राज्यों में से पांचों के पांचों राज्यों में इन लोगों का जो हाल है वो बहुत ही बुरा रहा। और यूपी में तो अगर स्पेशली यूपी की बात करूँ तो इन लोगों तो खाता में कुछ सीट मुश्किल से आई थी, 1-2 तो बस इन लोगों ने खाता खोले, ये इनके लिए बहुत ही बड़ी बात रही थी। तो कांग्रेस का जो सफाया वो धीरे धीरे हो रहा है। इनकी जो परिवारवाद पार्टियां जो है देश में उसके अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं लोग। चाहे मैं अकाली दल की बात लूँ पंजाब में, चाहे समाजवादी पार्टी का आप बात करिए यूपी में, चाहे आप कांग्रेस की बात करिए, पूरे 5 राज्यों में लोग अब नहीं चाहते हैं कोई परिवारवाद पार्टी जो है वो रूल करे। तुमसे ना हो पाएगा। और एक और चीज जो दिख रहा है फ्यूचर है, वैसे बहुत आगे की मैं बात कर रहा हूं कि शायद आम आदमी पार्टी जो है एक उभर रही है एज अ मेन ऑपोजिशन, उभर सकती, क्योंकि देखिए एक दिल्ली में इनका प्रेजेंस अब आ गया, पंजाब में भी ये लोग आ गए हैं, गोवा में इन लोगों को कुछ खास सीटें नहीं मिली पर इन लोगों ने कॉन्टेस्ट जरूर किया। सेम फॉर उत्तराखंड, इन लोगों ने कॉन्टेस्ट जरूर किया इलेक्शंस, लेकिन इनको कोई सीटें नहीं मिली, वो एक अलग बात है। परंतु शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो ऑल्टरनेटिव है वो बनते हुए उभर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक और चीज जो साफ हो गया वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस यानी हमारी ममता बनर्जी की जो पार्टी है उसको गोवा में जो करारी हार मिली है, तो एक बात तो उससे बहुत साफ हो गई कि प्रशांत किशोर ने जो सपने दिखाए थे ममता दीदी को कि आप प्रधानमंत्री बनेंगी, सपने तो आखिर सपने ही होते हैं, तो वो जो सपने हैं वो चकनाचूर हो गए गोवा के इलेक्शंस के बाद। तो ये था मेरा पूरा एनालिसिस, पूरा एक समरी 5 राज्यों पे। और भी अगर कुछ मैंने मिस आउट कर लिया है तो कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, क्योंकि कमेंट बॉक्स तो आप ही का है, आपके लिए खुला है। अपना प्यार, अपने सजेशंस, जो भी लिखना है आप अपने कमेंट बॉक्स में भी लिखिए, दिल खोल कर लिखिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन पे थोड़ा सा हाथ मार दीजिएगा। और मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में फिर से एक नए मुद्दे के संग। और अगर आप भी मेरे से कोई एक नए टॉपिक पे किसी भी सुनना चाहते हैं तो मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इट्स मी श्रेयस साबू साइनिंग ऑफ एंड जय हिंद।